BA द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थात हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 में हमने अनुवाद इस भाग को आरंभ किया था और जो हमारा भाग पढ़ाने का रह गया है उस पर भी हमने बहुत अच्छी तरह से चर्चा की थी, जिसमें कामकाजी यानी अब तक देखिए कि हमने अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार में अनुवाद के स्वरूप एवं भेद पे चर्चा की। अनुवाद की परिभाषा जो 12 परिभाषाएं देखी, उसके उपरांत अनुवाद के स्वरूप का निर्धारण किया, उसके उपरांत अनुवाद के प्रकारों पे चर्चा की, उसके उपरांत हमने अनुवाद के गुणों पे चर्चा की, अनुवादक के गुणों के उपरांत अच्छे अनुवाद के स्वरूप पर चर्चा की और ट्रांसलेशन जो ये अंग्रेजी शब्द है उसके प्रत्येक अक्षर से टेक्स्ट, रेफरेंस, एट्रीब्यूशन, आर्टिकुलेशन, नाउंसेस, स्टाइल, लिंग्विस्टिक लेवल, एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस, टारगेट लैंग्वेज, इंडिफरेंस, ऑर्थोडॉक्सी और ऑर्थोलॉजी और नियरनेस, ये सारी बातों को हमने प्रकट कर दिया था। इसके उपरांत कामकाजी या कार्यालयीन अनुवाद की भी बात की थी और उसमें हमने बहुत सारे वाक्य भी आपको दिए हैं। देखिए, जैसे एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड मतलब स्वीकृति अपेक्षित है, स्वीकृति चाहिए, स्वीकृति लेने की जरूरत है, ये सब हमने PDF के रूप में डाला है। लगभग 50 वाक्य हमने उसके डाले हुए हैं, उनको पढ़ लीजिए और उसके उपरांत एक दो अनुच्छेद भी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। ये भी 10 अनुच्छेद हमने आपके सम्मुख PDF में डाले हुए हैं और इसके बाद हम वैज्ञानिक अनुवाद की ओर जाने वाले हैं। देखिए, अंग्रेजी का एक परिच्छेद मैं पढ़ूंगा और उसका अनुवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। ये सब आपके PDF में डाल दिए गए हैं, उसको जल्दी से पढ़िए क्योंकि 29 तारीख से हम आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और जितना भी मटेरियल मैंने दिया है उसे बार बार पढ़ते रहिएगा, जो वीडियो मैंने भेजे हैं उनको बार बार देखते रहिएगा। तो हिंदी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है, कार्यालयीन अनुवाद, वो यहाँ देखिए। पहला उदाहरण हम परिच्छेद के रूप में ले रहे हैं, वाक्यों के रूप में आप बहुत सारे देख चुके हैं पहले ही। During the course of inspection, it has been observed that the number of ex post factor sanctions from your ministry is abnormal. Ex post facto sanctions are issued only in unavoidable circumstances, whereas it has been made a general practice to obtain sanctions after incurring expenditure in your ministry. It is by no means a healthy procedure. It is therefore requested that sanctions may be obtained before incurring the expenditure in future. अब देखिए इस परिच्छेद का हिंदी अनुवाद किस प्रकार होता है। अब देखिए, मैं वैसे तो हिंदी का अध्यापक हूँ, मेरी अंग्रेजी की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप तो कंपलसरी के रूप में अनिवार्य अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। अब इस परिच्छेद का अनुवाद मैं हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि आपके मंत्रालय में व्यय करने के बाद मंजूरियां लेने के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। कार्योत्तर मंजूरियां केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही जारी की जाती हैं, जबकि यहाँ यह एक सामान्य प्रक्रिया बना ली गई है कि खर्च करने के बाद कार्योत्तर मंजूरी ली जाती है। किसी भी दृष्टि से यह स्वस्थ परंपरा नहीं है, अतः अनुरोध है कि आगे से खर्च के पूर्व मंजूरी ली जाए। अब देखिए क्या हुआ है, कार्यालय में यानी अनेक बार ऐसा होता है कि कुछ खरीदी की जाती है, कुछ खर्चा किया जाता है और खर्चे की रसीदें जोड़ दी जाती है और फिर बिल मंजूर किया जाता है। लेकिन कार्य पद्धति ऐसी नहीं है। ऐसी पद्धति है कि आपको अगर कोई चीज खरीदी करनी है पहले तो
उसका एक अनुमान, बजट ये प्रस्तुत पहले करना पड़ता है कि इसके पहले, और फिर उसके बाद मंजूरी होने के बाद खर्चा करो और फिर बिल मिलेगा। लेकिन यहाँ पहले खर्चा किया और फिर बिल मांग रहे हैं बिना किसी प्रोसीजर के। तो इस प्रकार से एक कार्यालय में बात हुई। एक और लेते हैं, इट विल बी एन एडवांटेज if you can be present at the headquarters throughout the period of audit so as to facilitate the settlement of as many audit objections as possible on the spot. In any case, it is important that you should be present at least during the closing period of the audit in order that the final report may be drawn up after discussions with you. अब इसका अर्थ यानी इसका अनुवाद हिंदी है, यदि आप लेखा परीक्षा की पूरी अवधि में मुख्यालय में ही उपस्थित रहने की कृपा करेंगे तो उसका लाभ होगा, क्योंकि उससे यथासंभव अधिक से अधिक लेखा परीक्षा आपत्तियों के वहीं और उसी समय निपटारा करने में सुविधा होगी। किसी भी दशा में यह आवश्यक है कि कम से कम लेखा परीक्षा के समाप्त होने की अवधि के दौरान उपस्थित रहे, ताकि आपसे चर्चा कर लेने के बाद अंतिम रिपोर्ट बनाई जा सके। इस प्रकार से यह दो अनुच्छेद मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक अनुवाद और उसके उपरांत मीडिया का अनुवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आपके पाठ्यक्रम के रह गए हैं। अब देखिए, आप बचपन से विज्ञान विषय पढ़ते हुए आए हैं और ये आप लोगों की मजबूरी है कि आप बाद में बीए में आ गए। अगर आप चाहते तो आप 12वीं साइंस करके डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, या फिर बीएससी करके वैज्ञानिक बन सकते थे, लेकिन आपको बीए करना पड़ा क्योंकि आपकी अंग्रेजी में उतनी गति नहीं थी। यह सच्चाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर वैज्ञानिक साहित्य का देसी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में, हमारी संविधान सम्मत 22 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध होगा, तो क्या होगा कि वैज्ञानिक विषय की पढ़ाई में अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम मराठी, हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई कर पाएंगे उच्च शिक्षा तक। अब ये बहुत जरूरी है। मैंने इसके पूर्व भी कहा था, चीन, जापान, फ्रांस, रूस, जर्मनी ये राष्ट्र प्रगत इसलिए हैं क्योंकि वो अंग्रेजी पर अवलंबित नहीं रहते। खास करके मैं चीन का उदाहरण देना चाहूँगा कि चीन में एक ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री है। चीन में एक क्या है, अनुवाद मंत्रालय है, जिसमें यानी जो भी छात्र अन्य देशों में जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जा करके कुछ नया ज्ञान प्राप्त करके आता है, तो उसने लाई हुई पुस्तकें, उसने प्राप्त किया हुआ ज्ञान ये 6 महीने के भीतर अनुवाद करके उनकी भाषा में उपलब्ध हो जाता है। और इस वजह से आगे आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक अनुवाद में यानी वैज्ञानिक विषय में अपनी मातृभाषा के माध्यम से वे प्रगति कर लेते हैं, उन्हें अंग्रेजी भाषा पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता। अब मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद के बारे में यहाँ बात बताना चाहूँगा। मैंने बहुत सी बातें आपके इसमें डाल दी हैं, पीडीएफ में डाल दी हैं, लेकिन उनको छोड़ करके वो आप पढ़ लीजिए। लेकिन अब हम सीधे वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के अनुवाद पर ही बात करेंगे। आधुनिक युग अनुवाद का युग है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ प्रगति हो रही है उससे आज विश्व छोटा होता जा रहा है, निकट आता जा रहा है, विश्वग्राम बनते जा रहा है, ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है। आज हम भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए बृहत्तर संबंधों को जोड़ रहे हैं। इसमें व्यक्ति के समग्र ज्ञान का क्षितिज विस्तृत हो रहा है और उनका संबंध अन्य भाषा भाषी समुदायों से जुड़ रहा है, जो विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करने में सहायक है। इसके साथ ही ज्ञान के विश्वव्यापी प्रसार से
मानव चेतना के नए आयामों में विस्तार हुआ है। भाषाई सीमाओं को लांघते हुए हम अनुभव करते हैं कि अपनी भाषा से अन्य किसी भाषा का ज्ञान का अर्थ है तीसरी आंख या तीसरे कान का होना। एक ज्ञानेंद्रिय हमारा बढ़ रहा है अनुवाद के कारण। यह तीसरी आंख या तीसरे कान की उपलब्धि अनुवाद के द्वारा ही संभव है, जो हमें अन्य भाषाओं में स्थित ज्ञान विज्ञान के साहित्य के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का परिचय हमें देता है। विश्व भर में ज्ञान विज्ञान की चेतना से मानवीय ज्ञानात्मक और भावनात्मक संवेदना को अनुवाद ने बदल दिया है। वैचारिक आदान प्रदान की चेतना से सामाजिक वैचारिकता के लिए भूमिका तैयार करना अनुवाद का प्रमुख कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। आधुनिक नव जागरण काल में पश्चिम के नए ज्ञान विज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना के विकास में अनुवाद ही संभल रहा है। हमारा आज का समय वैज्ञानिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का है। सूचना क्रांति ने ज्ञान विज्ञान के साहित्य के प्रचार प्रसार को नए आयाम प्रदान किए हैं। वैश्वीकरण में विश्व एक विश्वग्राम में तब्दील हो चुका है, ग्लोबल विलेज में। इसीलिए अन्य चीजों की तरह आज ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान अधिक सहज हुआ है। ऐसी स्थिति में अनुवाद एक प्रधान माध्यम बन गया है। एक समय था अनुवाद को द्वयम या गौण स्थान दिया जाता था, द्वयम या गौण स्थान दिया जाता था, प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता था। लेकिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अब वह प्रथम स्थान पर है। विश्व के सभी विकसित देशों की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति में अनुवाद की सबसे उल्लेखनीय भूमिका रही है। आज विज्ञान के तेजी से बदलते हुए विश्व में वैज्ञानिक, चिकित्सा, कृषि आदि क्षेत्रों में भी हो रहे नए नए आविष्कारों और अनुसंधानों से जुड़े रहने के लिए अनुवाद सबसे बड़ा साधन है। इस परमाणु शक्ति के युग में प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र एक राष्ट्र की सामरिक गतिविधियों पर पूरी तरह से निगरानी रखती है और ऐसी स्थिति में अनुवाद का महत्व बढ़ जाता है। वास्तव में विश्व की कम होती दूरियों में अनुवाद की उपयोगिता, प्रासंगिकता और महत्व में वृद्धि हो रही है। जैसे कि इसके पूर्व हम देख चुके हैं कि वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य, पुस्तक, शोध पत्र, शोध पत्रिकाओं, कोश, विश्वकोशों तथा संचार माध्यमों की वैज्ञानिक तकनीकी सामग्री आदि के रूप में उपलब्ध होता रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में नए नए आविष्कार तथा नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है। वैज्ञानिक तकनीकी के क्षेत्र में देश प्रगत है। जो देश प्रगत है उस देश की भाषा में वैज्ञानिक साहित्य मौलिक रूप में लिखा जाता है। लेकिन जो देश इस क्षेत्र में अप्रगत हैं, उन्हें प्रगत देशों की वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का अनुवाद बड़े पैमाने पर करना पड़ता है। प्रगत देशों के वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का अनुवाद बड़े पैमाने पर करना पड़ता है। वैज्ञानिक तकनीकी की व्याप्ति को देखते हुए आज ये कहा जा सकता है कि कोई भी प्रगत देश भी आज इस क्षेत्र में अपने आप में स्वयं पूर्ण नहीं हो सकता। विभिन्न देशों द्वारा अर्जित वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान प्रगत देशों को भी अनुवाद के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है, वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य में अनुवाद की अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये तो बात हुआ वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद के बारे में। अब हम आगे चल करके वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्याओं की बात कहेंगे। वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य के अनुवाद में प्रमुखतः 4 समस्याएं आती हैं। पहली, पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। दूसरी, विषय ज्ञान की समस्या। तीसरी, भाषा ज्ञान की समस्या। और चौथी, भाषा शैली की समस्या। तो इसमें से पहली जो है उसकी ओर हम चर्चा करेंगे, उसकी ओर ध्यान देंगे। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। वैज्ञानिक तकनीकी लेखन तथ्यात्मक होता है। सुस्पष्टता और परिशुद्धता इसके आवश्यक गुण हैं। वैज्ञानिक विषयों के विवेचन विश्लेषण में वस्तुनिष्ठता होती है, इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली उसका अभिन्न अंग होती है। जिन भाषाओं में मौलिक साहित्य लेखन होता है, उन भाषाओं में पारिभाषिक शब्दावली का पर्याप्त विकास होता है। उसमें पारिभाषिक शब्दावली की समस्या भी नहीं आती। ऐसी भाषाओं में वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली की समस्या नहीं होती।
प्रायः देखा जाता है कि वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान क्षेत्र में विकसित देशों में ही अधिकतर मौलिक साहित्य लिखा जाता है। जैसे जहाँ आविष्कार हुए वहाँ, अमेरिका में कोई आविष्कार हुआ तो अंग्रेजी में, इंग्लैंड में कोई आविष्कार हुआ तो अंग्रेजी भाषा में, फ्रांस में कोई आविष्कार हुआ तो फ्रेंच भाषा में, रूस में कोई आविष्कार हुआ तो रशियन भाषा में। हाँ? इस प्रकार से उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में ये सारा मौलिक साहित्य लिख दिया। लेकिन उस ज्ञान का अगर हमें फायदा कर लेना है तो हमें अपनी भाषा में वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा, अनुवादित करना पड़ेगा, अनुदित करना पड़ेगा। इसलिए उस भाषा में जो तांत्रिक शब्द हैं, उन तांत्रिक शब्दों के लिए, उन तकनीकी शब्दों के लिए पारिभाषिक शब्द हमें हमारी भाषा में चाहिए। ये पहली जरूरत है। इस पर हमने पारिभाषिक शब्दावली के भाग में बहुत कुछ समझाया है, उसकी ओर अब हम नहीं जाएंगे। पश्चिमी देश तथा चीन, रशिया जैसे देशों में वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का विकास चरम स्थिति में है। इसीलिए उन देशों की भाषा में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली भी संपन्न है। विकसित देशों की भाषा में वैज्ञानिक तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं, करने पड़ रहे हैं। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली की समृद्धि के लिए डॉक्टर रघुवीर जैसे व्यक्ति, और यहाँ गलती से रघुवंश हो चुका है, रघुवीर, जिनका हमने बहुत बार उल्लेख किया हुआ है, जिन्होंने पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा भी की थी। डॉक्टर रघुवीर जैसे व्यक्ति और नागरिक प्रचारणी सभा जैसी संस्थाओं ने अपना योगदान किया है। और राजभाषा के प्रकरण में भी हमने इन बातों की ओर ध्यान दिया था कि किन किन संस्थाओं ने राजभाषा हिंदी को या राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के प्रयास से हमारी पारिभाषिक शब्दावली भी समृद्ध हो चुकी है, परंतु जिस गति से विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उस अनुपात में हमारी पारिभाषिक शब्दावली विकसित नहीं हो पा रही है। बनाई जा रही है लेकिन लोगों में वो लोकप्रिय नहीं हो रही है। इसलिए अनुवाद को नई शब्दावली का निर्माण भी करना पड़ता है। इस दृष्टि से पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित अनुवाद की 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या है पारिभाषिक शब्दावली की, और फिर 3 समस्याएं पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित हैं। कौन कौन सी हैं वो पहली, शब्द प्रयोग की समस्या, दूसरी पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद की समस्या, और तीसरी संक्षिप्तियों की समस्या। संक्षिप्ति मतलब जिसको हम शॉर्ट फॉर्म्स कहते हैं, उनकी समस्या। पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग की समस्या इसीलिए उत्पन्न हुई है कि हमारी पारिभाषिक शब्दावली में बहुविकल्पता का दोष है, क्योंकि हमारा एक शब्द अनेक अर्थ बता देता है, अनेक विकल्प युक्त अर्थ बता देता है। हमारे यहाँ पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की जो 4 प्रमुख दृष्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय या संस्कृतवादी, ये बात हमने पहले बताई दी है आपको। फिर दूसरी है शब्द ग्रहण या अंतर्राष्ट्रीयतावादी या अंग्रेजीवादी, तीसरी प्रयोगवादी या लोकवादी या उर्दूवादी, और तीसरी मध्यम मार्ग जिसको हमने समन्वयवादी कहा है। दृष्टिभेद के कारण पारिभाषिक शब्दावली नियतार्थकता का गुण बाधित हुआ है। ऐसे कई शब्द हैं जो एक अर्थ या एक ही संकल्पना को व्यक्त करते हैं। ऐसे समय में अनुवादक अपनी इच्छा के अनुसार पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हमारे शिक्षा मंत्रालय ने किया, जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय कहलाता था, लेकिन इन 2 वर्षों में उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और उसके महत प्रयास से विज्ञान और तकनीकी विषय के संबंधित पारिभाषिक शब्दकोश भी प्रकाशित किए गए हैं। पारिभाषिक शब्दावली की दूसरी समस्या है स्रोत भाषा के पारिभाषिक शब्दावली का लक्ष्य भाषा में अनुवाद। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हमने सल्फ्यूरिक आम्ल के रूप में परिभाषित किया या गंधक अम्ल में परिभाषित किया। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का अनुवाद हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बहुत बार अनुवादक अपनी ओर से कोई प्रतिशब्द देने का प्रयास करता है, लेकिन वो लोकप्रिय नहीं हो पाता। इस समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्दावली के निर्माण के सिद्धांतों का निरूपण किया है, सिद्धांत निरूपित किए हैं। उनके आधार पर नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हमने कहा था, संचयन, अनुकूलन, उसके उपरांत निर्माण और निर्धारण, ये जो सिद्धांत रचित थे उनकी बात की थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इस बारे में कहते हैं, अनुवादक को या तो स्रोत भाषा के पारिभाषिक शब्द का अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार अनुकूलन करना चाहिए,
जैसे ऑक्सीजन का ओषजन, जैसे हाइड्रोजन का उदजन। इस प्रकार उसका अनुकूलन कर ले हमारी भाषा में, या फिर पुरानी भाषा से शब्द लीजिए, जैसे ऑक्सीजन के लिए प्राणवायु, जो पुराने भाषा में इस्तेमाल किया जाता था, या जो प्राणायाम इत्यादि योगिक साधनों में प्रयुक्त किया जाता है। या अपनी भाषा के शब्दों, धातुओं, उपसर्गों, प्रत्ययों आदि के आधार पर नए शब्द बना लेने चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या हमारी भाषाओं की नहीं है, केवल हमारी ही भाषाओं की नहीं है, हमारी संकीर्ण मानसिकता की है। हमारी भाषाओं की प्रकृति इतनी सृजनशील है कि नए नए शब्दों का निर्माण बड़ी सहजता से हो सकता है। डॉक्टर रघुवीर इस बारे में लिखते हैं, हमारे यहाँ 20 उपसर्ग हैं, प्र, परा, अपसम, अनु, अवनि, सनि, रदु, सुदु, वि, अधि, परि, उप। 500 धातुएं हैं या उससे भी ज्यादा है, और हमारे प्रत्यय 80 हैं। मतलब इतना कुछ होने पर भी आप नए शब्द नहीं बना पा रहे हैं, तो मूर्ख हैं आप। 1 महीने के कोर्स में, ध्यान रखिए, केवल 1 महीने का कोर्स करने पर आप पारिभाषिक शब्दावली बनाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन विद्वान इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम जितने बड़े साक्षर होते हैं उतने ही बड़े राक्षस बनते जा रहे हैं, स की जगह र की जगह स। विद्वत्ता केवल प्रदर्शन के लिए रह गई है, उपयोग के लिए नहीं। 1 महीने के कोर्स में पारिभाषिक शब्दावली रूप भवन की जो ईंट है आपको समझा दी जाएगी, और फिर आपको कभी वो दुख नहीं देगी। लेकिन आप अंग्रेजी को 40 वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 महीने के लिए हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये विद्वानों की मूर्खता है। लेकिन एक बार अपने हिंदी की चीजें पढ़ लो तो दुख नहीं देंगी ना। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या से जुड़ी एक और समस्या है संक्षिप्तियों की, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स। देखिए, अंग्रेजी में बड़े 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 शब्द बनाए जाते हैं, फिर उनके आद्याक्षर को एकत्र करके एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया जाता है। जैसे न्यूज शब्द था, न्यूज यह नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का शॉर्ट फॉर्म है। वैसे शॉर्ट फॉर्म हमारे यहाँ बनते नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में AWACS, ये जो एवैक्स नाम का फुल शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ईयर बोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इनसैट जो हमारे उपग्रहों के, कृत्रिम उपग्रहों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। इनसैट, इनसैट, INSAT, इनसैट, इंडियन कम्युनिकेटिव सैटेलाइट प्रोग्राम। चिप्स, CHIPS, चिप्स, कैलकुलेटर हेल्प इन प्रोसेसिंग सिग्नल्स। नासा, NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम की हमारी बहुत बड़ी संस्था है। इसरो जैसे नासा, यह अमेरिका की संस्था है। बीट, BIT, बीट, बाइनरी डिजिट्स। रडार, RADAR, रडार, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका रेडिकल डायरेक्शन एंड रेंजिंग। हार्म, HARM, हार्म, हायर स्पीड एंटी रेडिएशनल मिसाइल। इस प्रकार से ये बड़े बड़े जो शब्द गढ़े जाते हैं, पारिभाषिक शब्द, उनका शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्ति रूप यहाँ देखा जा सकता है। इस तरह की संक्षिप्तियाँ वैज्ञानिक तकनीकी भाषा में पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त होती है। कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्रों में भी जो निरंतर ऐसे शब्द बढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान आदि के क्षेत्रों में भी संक्षिप्तियाँ दिन रात बढ़ रही है, निरंतर उनकी वृद्धि हो रही है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, जैसे एड्स जैसा शब्द है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये संक्षिप्तीकरण है, ऐसा बढ़ रहा है। और ऐसे शब्दों के लिप्यंतरण के रूप में ज्यों के त्यों उपयोग करना उपयुक्त होता है, जैसे इनसेट, चिप्स, नासा, ब्रीट, रडार, एड्स वगैरह वगैरह। अब उसका अनुवाद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जैसा का वैसा इस्तेमाल करो। दूसरा है विषय ज्ञान की समस्या। पहली थी पारिभाषिक शब्दों की समस्या, फिर दूसरा है विषय ज्ञान की समस्या। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने जिस विषय में पढ़ाई ही नहीं की है, वो उस विषय का अनुवाद कैसे कर पाएगा? इसलिए पहले विषय ज्ञान होना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी तरह के अनुवाद के लिए अनुवाद सामग्री के विषय का समग्र ज्ञान होना आवश्यक होता है।
साहित्य की कोई रचना का सफल अनुवाद वही कर सकेगा जिसके पास रचना का विशेष ज्ञान हो। इसके अभाव में अनुवादक केवल शाब्दिक अनुवाद करने लगता है, जो मूर्खतापूर्ण होता है। वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का सफल अनुवाद वही कर सकेगा जो उस विषय में गहरी पैठ रखता हो। इसीलिए वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद करने से संबंधित विज्ञान शाखा का अध्ययन भी आवश्यक होता है। पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक चिंतन को अपनी मातृभाषा में व्यक्त करते हैं और साथ ही अंग्रेजी में उसका अनुवाद वे स्वयं करते हैं। इस तरह के अनुवाद अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं जो मूल लेखकों ने किए हुए हैं। अपने देश में वैज्ञानिक अपनी मातृभाषा में पढ़ता ही नहीं, सारे वैज्ञानिक हमारे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, सारे वैज्ञानिक। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके संपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी होता है। अब तो सेमी की टूम आ गई है। इतिहास भूगोल पढ़ेंगे मराठी में से, लेकिन गणित और विज्ञान पढ़ेंगे अंग्रेजी में से बच्चे बचपन से। तो वो कैसे सोच पाएंगे अपनी मातृभाषा के बारे में? अगर उनका ज्ञान ही अंग्रेजी माध्यम से मिल रहा है तो अपनी भाषा के बारे में वो थोड़ी सोचेंगे। अनुवादक को विषय का जानकार होना चाहिए, यह आदर्श है, लेकिन अनुवादक सभी विषयों का ज्ञाता तो भी तो नहीं हो सकता, और विषय के सामान्य ज्ञान के आधार पर वह गंभीर ज्ञान का सफल अनुवाद भी नहीं कर सकता। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में तो और भी जटिलता है, और भी कठिनाई है। ऐसी स्थिति में सहयोगिता अनुवाद का रास्ता अपनाना, मतलब कोई एक साथ में हमारे उस विषय का ज्ञाता बैठा रहे और अनुवादक भी साथ साथ बैठा रहे और दोनों मिलकर के अनुवाद करें। इस प्रकार से विज्ञान या तकनीकी विषय के अध्येताओं के सहयोग से अनुवाद सहयोगिता अनुवाद कहलाता है। ये एक नया प्रकार आपको इसमें से मिल जाए। तीसरी समस्या है ज्ञान, भाषा ज्ञान की समस्या। अनुवादक स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों का गहन अध्येता होना चाहिए। किसी भी सफल अनुवादक को टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज, जिसको हम क्रमशः लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा पर पकड़ उसकी होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अनेक बार। भाषा के साथ ही भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों और प्रकारों का भी वह ज्ञाता होना चाहिए। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है। ध्वनि, शब्द, पदबंध, वाक्यांश, वाक्य, महावाक्य आदि स्तर पर, डिस्कोर्स के स्तर पर अपनी भाषा की, प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद में तथा संपूर्ण अनुवाद लेखन में भाषा की प्रकृति का ध्यान न रखा गया तो अनुवाद अटपटा, क्लिष्ट और दुर्बोध बन जाता है। फिर चौथी समस्या है भाषा शैली की समस्या। वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य तथ्य प्रधान साहित्य होता है। इसमें स्पष्टता और पूर्णता उसकी अनिवार्य विशेषता है। संदिग्धता, अस्पष्टता, द्वैर्थकता, लाक्षणिकता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होता। यहाँ शैली प्रधान नहीं होती, तथ्य प्रधान होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक अनुवाद की भाषा अत्यंत सरल तथा अभिधा प्रधान होनी चाहिए। उसमें लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य नहीं आनी चाहिए। वैज्ञानिक अनुवाद एक निर्वैयक्तिक कर्म हो, जिसमें वैयक्तिकता का अंश भी नहीं आना चाहिए कहीं भी, क्योंकि ये तथ्यपरक विधा है। अनुवादक को न अपनी उस पर मान्यताएं ला देनी चाहिए और उनमें कुछ मनमाना परिवर्तन करना चाहिए। जैसा का वैसा उसे प्रस्तुत करना चाहिए। अनुवाद का आदर्श है कि न कुछ जोड़ना चाहिए न कुछ छोड़ना चाहिए। यह कार्य उतना सहज नहीं है जितना लगता है। इसीलिए भाषा शैली की समस्या निर्मित हो जाती है। सपाट बयानी वैज्ञानिक साहित्य के विशेष शैली होती है। संक्षेप में वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद की समस्या का केंद्र पारिभाषिक शब्दावली है और उसको हल किया जा सकता है बशर्ते उसे हल करने की प्रामाणिक मानसिकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि वैज्ञानिक अनुवाद की समस्याएं क्या हैं, और कल की तासिका में हम देखेंगे कि मीडिया के अनुवाद की समस्याएं क्या हैं। तो जो हमने PDF डाला है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप समूह पर, उस PDF का
वैसे देखते देखते पढ़ लीजिए या फिर प्रिंट निकाल करके उसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि 2-4 ही दिन रहे हैं परीक्षा में और आपको अंग्रेजी, द्वितीय भाषा मराठी, ऐच्छिक हिंदी का प्रश्न पत्र क्रमांक 7 और ये प्रश्न क्रमांक 8, फिर हो सकता है कि आपका इतिहास, भूगोल या राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र कोई अन्य विषय हो, उसकी भी आपको तैयारी करनी है। इसलिए अब तक जो मैंने वीडियो दिए हैं या जो बातें की हैं पाठ्यक्रम के माध्यम से, या फिर जो पीडीएफ भेजी हैं या जो पीपीटियाँ भेजी हैं कुछ, उन सब का पूर्णतः अध्ययन कीजिए और पूर्णतः अध्ययन करने पर जो कुछ पढ़ा है आपने, उसके आधार पर आपको जो 50 अंकों की परीक्षा दी जाएगी उसमें से 30 अंक मिलने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। केवल 4 पर्यायों में से सही सही पर्याय जो आपने पढ़ा है, मेरे मुख से सुना है, वीडियो में से बार बार सुना है, उसको कहीं ना कहीं वो क्लिक आपको कर जाएगा और वो सही सही पर्याय, प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ें आप, और प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ने के बाद चारों पर्यायों में से कौन सा एप्रोप्रिएट पर्याय है, कौन सा सही पर्याय है, कौन सा योग्य पर्याय है, कौन सा उचित पर्याय है, इस पर थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए चिंतन करके फिर तभी क्लिक करना है आपको, वरना आपका उत्तर गलत हो सकता है। इसलिए आज हम फिर से आपको परीक्षा की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए रुकते हैं। कल की तासिका में हम हमारे मीडिया अनुवाद या जनसंचार माध्यम के अनुवाद पर चर्चा करेंगे और हमारे पाठ्यक्रम को इति करेंगे। तो कल तक के लिए आपको जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।